दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक का लाइव। हमारे साथ है सत्या यादव, गाजीपुर के छात्र नेता, डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी हाल में चर्चा में इस वजह से आए थे कि गाजीपुर के में एक विश्वकर्मा परिवार की नाबालिग बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली। पहले पुलिस ने यह बताया कि इस बेटी ने खुद जान ले ली। बाद में जब परिवार ने अपनी बात कही, पिता ने कहा कि नहीं, ये जान नहीं ली है, उसको मारा गया है, और विपक्ष ने भरपूर आंदोलन किया, तब जाके मुकदमा दर्ज होता है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके लिए समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही सक्रिय थी। सत्या यादव गाजीपुर की एक युवा बड़ी आवाज है, लगातार पीड़ित जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करते रहते। तो सत्या यादव और समाजवादी पार्टी के राम आश्रय विश्वकर्मा और 2-3 महिलाएं अप्रैल के महीने में निशा विश्वकर्मा के घर जाती हैं। पुलिस को से अप्रूवल लेने के बाद, और वहां क्या होता है सबने देखा है, सब कुछ प्रशासन से परमिशन लेके ये लोग बुधवार के दिन पहुंचते हैं। तारीख संभवतः 22 अप्रैल थी, अगर मैं सही हूं तो। सत्या जी जरा मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं तारीख बता रहा हूं सही, गलत बता रहा हूं। 22 अप्रैल था, 22 अप्रैल था। और उस दिन जबरदस्त इन लोगों पर पथराव हुआ। पुलिस ने इन्हीं लोगों को आरोपी बनाकर, ये लोग चोटिल थे, सत्या यादव को भी चोट लगी थी। एक जिस लड़की ने जान ली उसके रिश्ते में एक मौसी लगती है, समाजवादी पार्टी की नेता थी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, वो भी थी, चोटिल थी। राम आश्रय विश्वकर्मा पूर्व मंत्री, वो भी चोटिल थे। इन लोग का इलाज हो रहा था जिला अस्पताल में। अस्पताल से इलाज में छुट्टी करके इनको डिस्चार्ज किया जाता है और अस्पताल से ही पुलिस ने इनको उठा लिया। पुलिस इनको लेके गाड़ी पे जा रही है और पीछे पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। उनको शक था कहीं कुछ हो सकता है। इन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। तो पता चला रात को इनको पुलिस लाइन, उसके बाद उस संबंधित थाने में, थाने का नाम जरा बता दीजिए सत्या जी, इस थाने में आपको रखा गया था? करंडा। और करंडा थाना में इनके साथ जो भी हुआ, उसकी आज कहानी इन्होंने सुनाई अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसको सुनकर हॉल में बैठे सभी पत्रकारों के रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने फैसला किया, क्योंकि पुलिस के इस व्यवहार की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। इनका कहना था इनको बुरी तरह मारा गया, पुलिस ने इन बेल्ट से मारा, डंडों से मारा, और पूरा शरीर इनके हिसाब से खून से लथपथ थे। उसके बाद इनके एक वकील मित्र इनसे मिलने पहुंचते हैं, तो दरोगा जी उनसे बदसलूकी कर देते हैं। खैर ये जेल भेज दिए जाते हैं, जेल में इनको इलाज में भी परेशानी होती है। ये सब कहानी हम लोग सुन रहे थे, लेकिन जब इन्होंने वो तस्वीरें दिखाई, जो तस्वीरें देखेंगे आप तो आप चोट की गंभीरता को महसूस कर सकते हैं। सत्या जी, मैं अनुरोध करूंगा अगर कैमरे के सामने अगर वो तस्वीरें आप दिखा पाते, क्योंकि वो तस्वीरें मैंने एक बार कैमरे के सामने, जी जरा ये देखिए, मतलब हर जगह चोट ही चोट है, हर जगह चोट ही चोट है, बहुत ज्यादा चोट है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि इनको समुचित इलाज के लिए बाहर भी नहीं भेजा गया। फिर इनकी जमानत हुई है, बीएचयू गए और बीएचयू में एमआरआई वगैरह हुआ तो पता चला ब्लड का क्लॉट है। आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ढंग से चलते मुझे दिखाई नहीं दिए।
लेकिन इनका हौसला देख के मैं दंग रह गया। मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से भी, मानव अधिकार आयोग से भी है कि भाई क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। एक विश्वकर्मा परिवार की नाबालिग बेटी के लिए न्याय मांगने ही तो गए थे। आखिर आप कौन सा संदेश देना चाह रहे थे? सत्या जी, आपने जो बताया जी, वो जरा हमारे दर्शकों को भी बताइए कि क्या क्या हुआ आपके साथ उस रात को, 22 तारीख की रात और 23 तारीख की सुबह के बीच। जी। हम सब लोग जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कटरिया गांव में गया था, जो बहुत बेहद गरीब परिवार की विश्वकर्मा की बेटी की, जिसकी परिवार वाले आरोप लगा रहे थे लगातार कि मेरी बेटी के साथ गलत काम हुआ है और उसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें 14 तारीख के दिन उसकी हत्या होती है। और ये पुलिस लीपापोती करते हुए शुरुआत में पोस्टमार्टम करा के उनकी आनंद फानन में दाह संस्कार करा दिया। और वो 19 तारीख के दिन, घटना 14 तारीख की है, और 19 तारीख के दिन 11 बजे FIR दर्ज होता है, वो भी हम लोगों के दबाव बनाने के बाद 302 का। और उसके बाद जब हम लोगों ने दबाव बनाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को भेजा। उससे पहले मैं 19 तारीख के दिन गांव में गया था। 19 तारीख के दिन गांव में उस गए, जब उससे पहले 1 घंटा पहले डेलीगेशन भीम आर्मी का भी गया था। और वहां सत्ता के संरक्षण में, जिस तरह से सत्ता के संरक्षण में वहां पर उस डेलीगेशन के ऊपर पथराव किया गया। मैंने एचएसओ को, जब ये मुझे पता चला तो मैंने फोन किया एचएसओ को कि ये बताइए कि आपकी उपस्थिति में वहां पे कोई भी अगर सामाजिक संगठन मिलने के लिए जा रहा है परिवार से, उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है, ये कतई अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में। और किसी को भी ये अधिकार है कि किसी भी पीड़ित के पास जाकर उसकी बातों को सुन सकता है, अपनी बातों को कह सकता है। तब उन्होंने किसी तरह से दबाव बनाने के बाद हम लोगों को परिवार के पास जाने का मौका मिला। जब ये बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताए कि परिवार को आज भी धमकाया जा रहा है, डरवाया जा रहा है, गांव के जो दबंग लोग हैं वो लोग लगातार उस पीड़ित परिवार को बयान बदलने के लिए कि तुम हत्या ना कह के आत्महत्या कहो कि मेरी बेटी आत्महत्या कर ली है। तब इस बात को माननीय जी ने संज्ञान लेने के लिए डेलीगेशन को भेजते हैं। और जब डेलीगेशन वहां पे जाता है, वहां पे पूरी सीओ साहब थे और 3-4 थानों के एचएसओ अधिकारी थे। और वहीं शुरुआत से ही अराजक तो वहां पे बैठकर ईटा पत्थर लेकर, हाथ में लाठियां थी, मुंह बांधे हुए लोग थे। और सड़कों पे सामने जो डेलीगेशन जाना था वहां पर पूरी तरह से उस रोड को जाम करके वो लोग सामने खड़े थे, बैठे हुए थे। तब हम सब समाजवादी लोग वहीं पे धरने पर बैठ गए। हमने कहा कि आप पीड़ित को यहीं बुला दीजिए और यहीं पे बात हो जाए। पीड़ित को बुलाते हैं, बात होती है। हमारे पास जो व्यवस्था समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई थी कि हम उस पीड़ित परिवार की कुछ मदद करना चाहते हैं, और वो मदद का पैसा भी देना ही था कि तब तक उधर से वो अधिकारियों के सामने, वो आप वीडियो देखे होंगे आप आलोक जी की, उस वीडियो में किस तरह से वहां के प्रधान जो प्रतिनिधि है वो खुद पत्थर ईटा चला रहा है। और पहला जो पत्थर था वो आकर रामेश्वर विश्वकर्मा जी के सर पे लगा, और फिर उसके बाद लगातार उधर से पत्थर चलने लगे। हम लोगों को चोटें आई। मैं इलाज कराने के लिए रामेश्वर विश्वकर्मा जी का अपना, हम सब लोग जब सदर अस्पताल पहुंचे तो वहां हम लोगों को एडमिट कर लिया जाता है। और वो बोले डॉक्टर कि आपको कंधे में चोट है, इसका एक्सरे कराना पड़ेगा। एक्सरे कराने के बाद जब हम अभी एक्सरे करा के ऊपर आते हैं, तभी मैं देखता हूं कि दर्जनों पुलिस वार्ड में अंदर बाहर घूम रही है। उसके बाद हम डॉक्टर से बोले कि सर अब हमको डिस्चार्ज कर दीजिए, दवा दीजिए। शिकायत करने के लिए दिए थे, हम घर पे चल के उसको दवा भी खाया जाएगा और शिकायत भी घर पे अच्छी तरह से हो जाएगी। उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ और ये जो दर्जनों पुलिस के अधिकारी थे ये हमें कहते हैं कि आप चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। तो मैंने कहा कहाँ बात करनी है? तो बोले कि चलिए कप्तान साहब आपसे कुछ बात करेंगे, कोतवाली चलना है गाजीपुर। मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से चलूंगा, आप चलिए। लेकिन उन लोग कहा कि नहीं, आपको मेरी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। तो आप देखे होंगे किस तरह से जबरदस्ती से मुझे धक्का मार के गाड़ी में बैठाया गया। उसके बाद उन लोगों ने मुझे लेकर गए पीछे से। जब पार्टी के नेता, हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे परिवार के लोगों को ये आशंका हुई कि कहाँ लेकर जा रहे हैं, फिर जब गाड़ी पीछे पीछे मेरी जाती है, उसको वहीं पे एक बैरिकेड होता है,
वहीं पे बैरिकेड करके हमारी गाड़ी रोक दी जाती है। उसके बाद हमें लगातार वहां से निकलने के बाद दूसरे रास्ते पर ले जाकर 2 घंटा तक सुनसान जगहों पर यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। जब ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चला, मुझे आशंका थी कहीं ये इनकाउंटर न कर दें लोग मेरा। और उसके बाद जब ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता चली, नहीं, क्या आपका तुरंत कोई पूरा आपराधिक इतिहास था क्या कि आपको डर लग रहा था कि आपका इनकाउंटर आपके ऊपर फर्जी क्या पहले से कोई इनकाउंटर मुकदमे थे क्या? वही मुकदमे नहीं है, कोई जो भी मुकदमे हैं वो आंदोलन के मुकदमे हैं। हम सब लोग छात्र तो संघ फिर के, आपको कैसे मैं डर लग रहा था? उपाध्यक्ष। कोई अपराधी तो थे नहीं कि आप कोई अपराधी 302 के मुजरिम या उस तरह के मुजरिम तो थे नहीं, फिर कैसे डर लग रहा था कि आपका इनकाउंटर हो जाएगा? पुलिस का जो वर्तमान पुलिस का जो रवैया है, जिस तरह से एक भी मुकदमे होने के बाद उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उन चीजों को हम सब लोग भांप लिए। और आज देखे हैं कि जौनपुर में एक मुकदमा थी जिसकी बहन सौम्या बिंद ये आरोप लगा रही है कि जिसके ऊपर 16 मुकदमे हैं उसका इनकाउंटर नहीं हुआ, जिसके ऊपर एक मुकदमा है उसका इनकाउंटर कर दिया गया है। तो इस तरह से हम सब लोग डरे हुए थे, लेकिन माननीय जी के कहने पर, माननीय जी के हस्तक्षेप करने पर, जब ये मामला जब उन्होंने पूरे अपने सोशल मीडिया पे डाल दिए, डीजीपी को फोन किए, उसके बाद जब ये मीडिया पे चलने लगी तो पुलिस को ये बातें समझ आ गई कि अब तो मामला जो है कि पूरी तरह से ओपन हो गया सोशल मीडिया पे। जब वो इस मिशन में असफल हो गए तब मुझे 12 बजे रात को करंडा थाने में ले जाया गया। और वहां पर ले जाने के बाद एचएसओ ने कहा कि इसको लाओ गाड़ी में से खींचकर, और गाली देते हुए मैं आपके कैमरे पर ये बातें नहीं कह सकता हूँ। वह शोभनी जो गालियों का उन्होंने इस्तेमाल किया ये हमारे सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते हुए, मैंने कहा कि आप गाली क्यों दे रहे हैं? मैं कोई अपराधी हूँ? हम लोग छात्र नेता हैं, मैं सदस्य जिला पंचायत रहा हूँ, और आप मुकदमा लिखे हैं, मुझे जेल भेजिए, हम कोई भागने वाले नहीं हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ले गए। उसके बाद इतना जब मैं कहता, इसके बाद 10 पुलिस के जवान और 2 एसओ और स्वयं वो एचएसओ संतोष कुमार पाठक, वो जो है कि पूरी तरह से मेरे ऊपर टूट पड़े और मुझे पहले लातों घूंसों से मारे। उसके बाद मैंने सोचा कि गुस्सा होगा किसी बात को लेकर। उसके बाद जब उन्होंने मुझे पूरी तरह से मार कर गिरा दिए, फिर भी उनका मन नहीं भरा तो लाठी मंगवाए। लाठियों से जो है कि वो मेरे तलवे में कम से कम सैकड़ों लाठियां मारे होंगे। जब मेरा पैर शून्य हो गया, वो थक गए, तो बोले अपने पुलिसकर्मियों से कि इसको टहलाओ। टहलवाने के बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा दोनों हाथ पकड़वा कर मेरा पैर नीचे का पकड़वा लिए और मुझे लेटाकर पट्टों से पीछे कम से कम सैकड़ों पट्टे मारे होंगे। उसके बाद जब उससे भी मन नहीं भरा, जब मैं लहूलुहान हो गया, तो उन्होंने मेरा हाथ इस तरह से पूरा आगे करा के, ये हाथ दोनों इस तरह से आगे करा के कम से कम इन हाथों पर 50 पट्टे मारे होंगे। जो व्यवस्था थी, इससे लग रहा था कि ये रात कैसी जो है कि ये पूरी जुर्म की रात है। हम कोई विरोध करते, वो बार बार जाति सूचक गाली देना, उसके बाद वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली देना, और हमसे कि तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को गाली दो, पार्टी को गाली दो, जो हम नहीं देते थे, तो इसलिए और मुझे पीटा जाता था। तो ये सब घटनाएं होने के बाद मैं अचेत हो गया। फिर सुबह जब एक पुलिस वाले बेचारे ने किसी तरह से लाकर मुझे पानी छिड़क कर, पानी में मुझे लग रहा था कि प्यास हलक तो मेरी जान चली जाएगी, लेकिन मुझे पानी भी 3 घंटे के बाद किसी तरह से पुलिस वाला ने हिम्मत जुटाकर मुझे पानी पिलाया। और सुबह जब किसी तरह से मैंने मैसेज करवाया एक लोगों से कि भैया कम से कम बता दी कि मैं करंडा थाने में हूँ। फिर हमारे वकील, हमारे मित्र हैं नीरज त्रिपाठी जी, हमारे घर के भाई जो किडनी ट्रांसप्लांटेड हैं, वो लोग पहुंचते हैं तो पहले कहते हैं कि अभी नहीं मुलाकात होगी। वकील साहब ने कहा कि नहीं भाई, वो उनसे मिला दीजिए। और बस इसी बात को लेकर पहले मेरे भाई को मारे 2-4 झप्पड़, उसके बाद त्रिपाठी जी का भी दोनों हाथ पकड़ लिए। जब इन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, अपना आई कार्ड दिखाए, और उसके बाद उन्होंने तब जाकर शांत हुआ उनका, और बोल रहे हैं इनसे भी कि यार तुम ब्राह्मण आदमी होकर क्या इन हीरों के चक्कर में पड़े हो। तो ये पूरी तरह से भेदभाव, जाति सूचक चीजें, ये जो संविधान की शपथ लिए थे, वो लोग इस तरह की बात करेंगे समाज में, जो जातिगत भावना से काम करेंगे, तो ये समाज कहाँ जाएगा, कानून व्यवस्था कहाँ जाएगी, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो आपको इतनी बुरी तरह मारा गया, आप जमानत पे जब छूट के आए तो आपने कहीं कंप्लेन की कि आपको इस तरह से किसी अधिकारी से बोला आपने, या लिखित कंप्लेन हमको मारा गया, हमको जेल में
जेल में हम चक्कर खा के गिर जाते थे। हमको जेल से बहुत मशक्कत के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दबाव बनाने के बाद तो किसी तरह से मेरा 13 दिन के बाद मुझे जो है कि रेफर किया गया बीएचयू के लिए। वहाँ जब बीएचयू को रेफर किया गया तब जाकर मेरा वहाँ पे इलाज हुआ, सीटी स्कैन हुआ, जहाँ पीछे मेरे क्लाटिंग है। वो क्लाटिंग पीछे है। सीटी स्कैन में मैं 15 दिन तक रहकर बीएचयू में इलाज कराया हूँ। वो जो चोटों का जो निशान है हॉस्पिटल में जाने के बाद वो फार्मासिस्ट ने किसी तरह से वीडियो बनाकर रखा था, वीडियो बनाया था। रिहाई के बाद मुझे दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस चोटों को भी जो है मेरे पास उसको आपके सामने रख सकता हूँ, वीडियो भी भेज सकता हूँ। तो इस तरह की बर्बरता हमारे साथ हुई है। नहीं तो इस पे अब जैसे आप बता रहे कि जेल अस्पताल से आपको रेफर किया गया बीएचयू के लिए, तब जाके आपका इलाज हुआ? जी, तब इलाज हुआ। अच्छा, रिहाई के बाद आपने कहीं कंप्लेन की कि नहीं की भाई इतनी चोट लगी, तो आपने कहीं कंप्लेन की को भाई? जी, बिल्कुल, सवाल ये बिल्कुल हम कोर्ट में जाएँगे। हम कोर्ट में जाएँगे और पूरी जो मेरे पास साक्ष्य है, कपड़े पे जो ब्लड है, मेरी चोटों का जो मेडिकल हुआ है जेल में, बाहर भी मैंने मेडिकल करवाया हूँ। मैं कोर्ट का सहारा लूँगा और जो लोग भी दोषी हैं, मैं उनको कोर्ट में घसीटने का काम करूँगा। इस लड़ाई मैं लड़ूँगा। आप किस तारीख को छूटे हैं? क्योंकि ये मामला 22 तारीख को आप जेल में गए, कितने दिन जेल रहे आप? जी, 22 को गए थे और मेरी 22 मई को रिहाई हुई है। 1 एक महीना। महीना पूरा आप जेल, 1 महीना पूरा जी, जेल में? पूरा 1 महीना। और उसमें कितने दिन बीएचयू में रहे हैं आप? 13 दिन बाद, मतलब 5 मई के बाद आप 8 बीएचयू में मई के आपका बाद इलाज चला? 8 मई के बाद मैं बीएचयू में रहा। तो आपको जमानत बीएचयू में रहते ही मिल गई थी कि वापस जेल आए थे इलाज करा के तब मिली जमानत? नहीं, बीएचयू में रहते ही मुझे बेल मिल गई थी। तो बेल कहाँ से मिली? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली कि हाई कोर्ट जाना पड़ा आपको? हाँ जी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट है, वहीं से मिली। अच्छा, एमपी एमएलए कोर्ट से मिली। तो आगे क्या करना, मतलब आप कब मतलब इस मामले को लेके पुलिस के अधिकारियों, शीर्ष अधिकारियों से मिलेंगे कि सीधे कोर्ट में मुकदमा करने को सोच रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिलूंगा, इस पर शिकायत करूंगा और मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, क्योंकि मुझे पुलिस से तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मैं कोर्ट में मुझे भरोसा है और मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो पीड़ित परिवार की क्या स्थिति है? पीड़ित परिवार की स्थिति आज भी है, उसको न्याय कहाँ मिलेगा जब 302 की मुकदमा लिखकर जब स्वयं एचएसओ कह रहे हैं और वहां के आप बयान सुने होंगे नहीं तो उसमें आला अधिकारियों का, जो जिम्मेदार अधिकारी है वो स्वयं कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। तो जब आत्महत्या की 302 का मुकदमा आप कैसे लिख दिए? ये सोचने वाली बात है। अच्छा ये यही बताइए, उसमें सवाल दूसरा जो नामजद था वो गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ और अभी तक नहीं हुआ। जो लोग पत्थर चला रहे थे उनको हम लोगों से पहले बताया, वो लड़के जो 9 मेरे साथ बंद थे उस गांव के, उन लोगों ने बताया कि उनको भी 19 लोगों को लाया गया था। थाने में बैठाने के 1 घंटे बाद पॉलिटिकल प्रेशर इतना, एक गाजीपुर के एक बड़े नेता का जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका दबाव बनने के बाद 19 लोगों को जाति पूछ कर छोड़ दिया गया। और जो उसमें SC ST एक गौड़ 2 लड़के हैं, गौड़ समाज के और दलित समाज के, और या तो इन लोगों को टारगेट करके उन 9 को जेल भेजा गया और मैं 10वां व्यक्ति था जो हमको गिरफ्तार करके रात को 12 बजे लाए लोग। तो इसमें सारे लोग को जमानत मिल गई कि अभी कुछ साथी आपके जेल में हैं? 2 साथी अभी मेरे हैं जिनको नाबालिग हैं और उनका भी जमानत नहीं मिला। हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी लगी है, उनको भी जल्दी जमानत मिल जाएगी। तो नाबालिग को तो जेल नहीं भेजा जा सकता, उनको तो बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है। जी, तो यही तो, एक लड़के को जिसको इन्होंने नाबालिग लिखा है उसको जिला कारागार में भेज दिए हैं HSO। अब उसको भी यही मनमानी है, इसको ये मामूली चूक है, इसको लेकर हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट का सहारा लेंगे। उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि जो नाबालिग है और इतना दिन तक जो है कि वो जेल में अपना 1 महीना सहा और उसके बाद अब वो दूसरी प्रक्रिया करके हम उसको सुधार बाल गृह में लाए हुए हैं 1 महीना बाद। अब उसकी बेल की प्रक्रिया शुरू हुई है लड़के की। चलिए भाई, हम ये कामना करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो और आपको भी न्याय मिले और पीड़ित को भी न्याय मिले। जी जी, बहुत धन्यवाद। आप बीमार है तब भी हमारे साथ लाइव में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।